गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया। तो गाइस आज हमारा वीडियो इंथैल्पीज पर ऑलमोस्ट आखिरी वीडियो होने वाला है। मतलब हमारा आज इंथैल्पी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एंड हम लोग आज ही के वीडियो में हेस लॉ भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो गाइस टाइम वेस्ट करे बिना एक और इंथैल्पी की तरफ चलते हैं। अब ये कौन सा नंबर वाली इंथैल्पी है, मैं शायद भूल गया, छठे या सातवें नंबर वाली होगी, पर ठीक है। हम लोग यहां पर बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। प्यारे बच्चों ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेल्टा ए एच नेगेटिव, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, चलो अब एक बात समझो, एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है। मतलब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जितने बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने वाले हैं ताकि वो मॉलिक्यूल टूट जाए और उसका हर एक एटम अलग हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मैंने क्या बोला, हम एक मॉलिक्यूल को इस तरीके से इंथैल्पी देंगे कि उसके अंदर प्रेजेंट जितने बॉन्ड्स हैं सब टूट जाएं और मॉलिक्यूल अपने एक एक एटम जिनसे मिलकर बना है उसमें वापस से डिसोसिएट हो जाए। तो व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? दैट व्हेन ऑल द बॉन्ड्स, वैसे बुक में आपको 1 मोल बॉन्ड दिखेगा, चलेगा। सो व्हेन ऑल द बॉन्ड्स, या मैं कहूं 1 मोल बॉन्ड इज डिसोसिएटेड एंड the molecule is now converted into its atomic form, जब आप मॉलिक्यूल को उसके एटॉमिक फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर दोगे, तोड़ दोगे, बिखर दोगे, द इंथैल्पी चेंज, ये पूरी प्रोसेस करने में जो इंथैल्पी चेंज हो रही है, द इंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे आगे चल के एक माइनर सा डाउट आएगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा, बट ये चीज क्लियर हो गई। अब फॉर एग्जांपल ये समझो, आपके पास में मीथेन आंटी है। कौन है? हाँ, मेरी प्यारी प्यारी मीथेन आंटी। इस मीथेन आंटी को आपने क्या प्रोवाइड किया? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिससे कार्बन अलग हो गया और चारों के चारों हाइड्रोजन अलग हो गए। तो यहां पर जो इंथैल्पी लगी दैट इज +1664 किलो जूल्स पर मोल। अब यहां पर प्लस से आप समझ ही जाओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको इंथैल्पी देनी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड कैसे टूटता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और बॉन्ड जब बनता है तब वो एनर्जी छोड़ता है, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी छोड़ेगा। मतलब ऐसा सोच सकते हो कि जब कार्बन हाइड्रोजन मिलके ये बनाएंगे तो इतनी एनर्जी छोड़ेगा, तो नेगेटिव। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल टूट रहा है इसके एटॉमिक फॉर्म में, तो डेल्टा ए एच क्या हो जाएगा? +1664 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। आई थिंक इसके अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मेरा प्यारे प्यारे बच्चों, लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं इसे रब करने वाला हूं। क्या मैं इसे रब कर दूं? चलिए, बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी। जैसे मुझे तेरी याद आती है वैसे तुझे
अब तकलीफ आएगी। तो अगला है स्टैंडर्ड इंथैल्पी पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। एक्चुअली हम इसको ऐसा लिखेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्यों लिखूं, मैं इसे लिखूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। आई विल राइट इट बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, पाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डेल्टा बी एच। दिस इज योर स्टैंडर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। प्यारे बच्चों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एक जैसी कब होगी? पहले इस बात पे आप जरा स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, पहले जरा इस बात का मतलब समझो। प्यारे बच्चों, बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, क्या मैं इसको, हाँ ठीक है सही लिखा। बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए आपको जो इंथैल्पी लगती है, या आप इसे इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी कह सकते हो। लेकिन ये दोनों चीजें कब होती है? इट इज यूज्ड व्हेन यू आर ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड, व्हेन यू आर ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम कब होगी? ये दोनों सेम होगी फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये दोनों सेम कब होगी? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, आपके पास में H2 है, एक ही बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होगा, तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है दैट इज वी आर ब्रेकिंग ओनली 1 बॉन्ड। तो H2 के अंदर आपका एक ही बॉन्ड है, तो जब आप इसे तोड़ोगे तो आपको यहां पर 2H मिलेगा। तो यहां पर जो आप डेल्टा H लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल +44, लेट्स टेक एन रफ एग्जाम्पल, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा मैं, एक रफ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। एग्जैक्ट बता दूं, एग्जैक्ट 435, ओके काफी हाई है, सो 435 लिख लेते हैं। तो एक रफ आइडिया आपको लग गया कि जो बॉन्ड इंथैल्पी है, आई मीन H के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 435 किलो जूल्स की एनर्जी लगी। नाउ इसे आप इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कुछ भी बोल सकते हो। कारण, जब इस बॉन्ड को तोड़ा गया तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दी, सो दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। या आपने इस H2 को मॉलिक्यूलर फॉर्म से इसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसे इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बोल लो। क्या बात समझ में आ रही है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी? एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का मतलब क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। बस इसको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलते हैं। करेक्ट? समझ में आ रही है बात? व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन? किसी भी एक मॉलिक्यूल को उसके एटॉमिक फॉर्म में ले जाने के लिए जो इंथैल्पी लगती है उसको इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बोलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ में CH4 डिस्कस किया था। CH4 की जो इंथैल्पी आई थी 1664, वो इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन थी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी नहीं बोलेंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं था, वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल था। तो इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दोनों सिमिलर कब होगी? जब आपके पास में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पक्की बात। अब अगर यह बात समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छे तरीके से रेडी हैं
बॉन्ड इंथैल्पी समझने के लिए जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी? एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है या 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है। इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या है? एक मॉलिक्यूल को उसके एटॉमिक फॉर्म में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है। दोनों सेम कब होगी? फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि डायएटॉमिक में एक ही बॉन्ड तोड़ना है। इस तरीके से क्या है, बात समझ में आ गई? अच्छा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी घबराना नहीं है, वो फॉलोएबल है, क्योंकि भैया अगर O2 के अंदर डबल बॉन्ड है, अगर O2 के अंदर डबल बॉन्ड है तो ठीक है ना, जा तो एटॉमिक फॉर्म में ही रहा है, तो यहां पर डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन दोनों एक ही चीज हो जाएगी, तो वहां पर घबराने की हमको जरूरत नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हो गई गाइस? पक्का? आगे बढ़े, चलिए तो इसको रब करके स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन सॉरी बॉन्ड इंथैल्पी जो थर्मोडायनेमिक्स में आपकी बुक्स में दे रखी है। चलो बढ़िया, तो अब स्टार्ट करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में पढ़ना। गाइस एक्चुअली बॉन्ड इंथैल्पी कोई एक अलग चीज नहीं है, बॉन्ड इंथैल्पी भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स में कोई अलग चीज नहीं है, वो लगभग आपका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ही है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर बॉन्ड ही तोड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक छोटू सा दिक्कत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, आपके पास में वाटर है, तो इनिशियली क्या होगा, आप यहां पर ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 1 में वाटर में से एक हाइड्रोजन अलग होगा और OH अलग हो जाएगा। तो यहां पर डेफिनेटली जो इंथैल्पी होगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। मैंने क्या सिखाया आपको? एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए या 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो इंथैल्पी लगती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलते हैं। तो ये H2O में से टूटा तो HNOH मिल गया। लेट्स इमेजिन यहां पर आपको वैल्यू मिली 526 किलो जूल्स पर मोल और ये प्लस में है, मतलब आपने एनर्जी दी। अब अगले स्टेप में आपके पास में ये OH बचा, आपने इसके बॉन्ड को तोड़ा ताकि H और O अलग हो जाए। अब ये स्टेप नंबर 2 है, तो प्यारे बच्चों इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अलग होगी, फॉर एग्जांपल 472 किलो जूल्स पर मोल होगी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है इट इज स्पेसिफिक, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक कंपाउंड्स, हर कंपाउंड के लिए अलग होती है। यानी जब आपके पास में वाटर था और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, तब यहां पर स्थिति कुछ और थी, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक अलग टाइप की एनर्जी लगी, और जब इसे तोड़ना था तब आपको एक अलग टाइप की एनर्जी लगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हम लोग हमेशा क्यों नहीं फॉलो कर सकते? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ने की इंथैल्पी है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगती है। लेकिन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में ब्रॉडर सेंस में हमें बात करना होता है, हमें बस इस चीज से मतलब होता है कि आपको पानी को क्या करना है, आपको पानी को 2 हाइड्रोजन अलग कर देने हैं और ऑक्सीजन अलग कर देना है, हमें इससे मतलब होता है। इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव टू डील विद द फाइनल इक्वेशन, हमें ये 2 स्टेप्स से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अगर हम फॉलो करें, अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यहां पर फॉलो करें, तो यहां पर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी स्टेप नंबर 1 की अलग मेंशन करनी होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी स्टेप नंबर 2 की हमें अलग मेंशन करनी होगी। तो कब तक हम ये करेंगे? आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे बोलो हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो? पक्की बात? बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कब तक, अरे कब तक हम लोग कब तक बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी फॉलो करते रहेंगे? इसलिए हमारे पास में एक नई टर्म आती है बॉन्ड इंथैल्पी, विच मींस बॉन्ड इंथैल्पी is the average of all the possible enthalpies
bond dissociation enthalpy is the average of all the possible enthalpies that are required to break the different bonds, break the different bonds present in a typical molecule. एक टिपिकल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं, आप उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी भी इंथैल्पीज लग रही है, ये उन सबका एवरेज है. तो यहां पर अगर आपको बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है वाटर की, यानी इसकी आपको अगर डेल्टा बॉन्ड H चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? स्टेप नंबर 1 में कितनी है? 526 किलो जूल्स पर मोल. स्टेप 2 में कितनी है? 472 किलो जूल्स पर मोल. कितनी इंथैल्पीज है? 2. तो डिवाइड कर दीजिए 2 से. 6 2 8, 7 2 9, 5 4 9 डिवाइडेड बाय 2. 2 4 8, 2 9 18, 499 किलो जूल्स पर मोल. ये क्या है? ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी नहीं है, ये सिंपल बॉन्ड इंथैल्पी है. दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज इंथैल्पी. तो बॉन्ड इंथैल्पी हमेशा क्या होती है? एवरेज इंथैल्पी होती है. अलग अलग स्टेप में अलग अलग टाइप की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पीज हो सकती हैं और हमें थर्मोडायनेमिक्स में फाइनल से मतलब होता है, तो वो रही आपकी फाइनल. क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी? अब सर क्या ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जैसी है? नहीं. ये क्या हो गया? नहीं. क्यों? एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक एटम को उसके एटॉमिक फॉर्म में, क्या बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल को उसके एटॉमिक फॉर्म में ले जाना. एक मॉलिक्यूल को उसके एटॉमिक फॉर्म में ले जाने के लिए जो इंथैल्पी लगती है वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है. तो यहां पर पहले स्टेप में H आ गया, इतनी इंथैल्पी. दूसरे स्टेप में H और OH आ गया, इतनी इंथैल्पी. तो स्टेप 1 स्टेप 2 को प्लस करना होगा. स्टेप 1 और स्टेप 2 को जब आप प्लस कर दोगे तो यहां पर आएगा 998. तो ये तुम्हारी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगी. ये तुम्हारी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगी. स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का सम, क्योंकि आपने फाइनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए इतनी इंथैल्पी दी. ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी स्टेप 1 की, ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी स्टेप 2 की. एंड व्हाट इज बॉन्ड इंथैल्पी? बॉन्ड इंथैल्पी इज द एवरेज ऑफ ऑल द इंथैल्पीज दैट आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द पॉसिबल बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल. तो ये जो एवरेज वैल्यू निकली ये बॉन्ड इंथैल्पी कहलाएगी. तीनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? तीनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? पक्की बात? जरा इसका स्क्रीनशॉट लो. एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे फटाफट से. एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे मीथेन का, जिसमें मैं आपको सारी इंथैल्पीज एक बार वापस से क्लियरली दिखा दूंगा. इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी और बॉन्ड इंथैल्पी भी. तीनों का एक बार वापस से डिफरेंस समझ लेते. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बॉन्ड नहीं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन समझाया था. इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि आपका CH4 जब अपने कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक फॉर्म में जाता है तो इनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन +1664 किलो जूल्स पर मोल होता है. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? अब क्योंकि यहां पर CH4 के अंदर 4 बॉन्ड्स हैं, स्टेप नंबर 1 में एक हाइड्रोजन अलग होगा, तो ये इसकी पहली बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हो गई. फॉर एग्जांपल 445 किलो जूल्स पर मोल हो गई. स्टेप नंबर 2 में फिर तुम्हारा CH3 टूटेगा, CH2 और H अलग होगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी मान लो 475 किलो जूल्स पर मोल हो गई. स्टेप नंबर 3 में तुम्हारा CH2 फिर टूटेगा, CH और H के अंदर मान लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 5 5 10
10 एक कैरी, 7 और 4 11 और 1 12, एक कैरी, 4 4 8 9, 920 हो गया। 500 किलो जूल्स पर मोल। तो 500 और जोड़ दो भैया ताकि अपना कैलकुलेशन ठीक रहे। 9 और 4 14, ठीक है। और CH फाइनली C और H में टूट रहा है, तो यहां का डेल्टा BH यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी हो गई? 1664 में से 1420 माइनस करे तो 4 4 2, तो प्लस 244 किलो जूल्स पर मोल। तो ये तुम्हारी 4 स्टेप की अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पीज हो गई। ये 4 स्टेप की अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हो गई। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, चारों स्टेप की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी निकाल लिया। अब अगर आप इन चारों का सम कर लोगे, इन चारों बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पीज का अगर आप सम कर लोगे तो टोटल इसके बराबर आएगा। तो ये तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया। मतलब आपने क्या करा, आपको इतनी टोटल एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, इतनी टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि कार्बन और चारों हाइड्रोजन अलग हो जाए। पहली स्टेप में इतनी देनी पड़ी, तो ये पहली स्टेप की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हो गई। क्यों बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हो गई? क्योंकि आपने यहां पर एक पहला बॉन्ड तोड़ा, यहां पर आपने CH4 में से एक पहला बॉन्ड तोड़ा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगी। अब दूसरी स्टेप की बदल क्यों गई? क्योंकि मैंने हमेशा सिखाया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक होती है। तो यहां पर यह CH4 था, लेकिन अब यहां पर यह CH3 बचा। अब यहां पर यह CH4 नहीं रहा, अब यहां पर यह CH3, कंपाउंड बदल गया, इसलिए इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगी। फिर अगले केस में कंपाउंड फिर बदल गया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी बदल गई। और अगले केस में कंपाउंड फिर बदल गया, तो तुम्हारी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी फिर अलग हो गई। समझ गए? कोई दिक्कत? अब फाइनली हम निकालते हैं इसकी बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी इज द एवरेज, बॉन्ड इंथैल्पी इज द एवरेज। तो बॉन्ड इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? 445 प्लस 475 प्लस 500 प्लस 244 डिवाइडेड बाय 4। सो 1664 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 416 किलो जूल पर मोल विल बी योर बॉन्ड इंथैल्पी। मतलब एक एवरेज, एवरेज इस मॉलिक्यूल में हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एवरेज इतनी एनर्जी देनी है। टू बी वेरी प्रिसाइज, डिटेल में जाओगे तो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन एवरेज सबको इतनी इंथैल्पी देनी है। तो ये होती है तुम्हारी बॉन्ड इंथैल्पी। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों को ये समझ में आया होगा क्या? अगर आया है तो बताओ कमेंट में, ठीक है? चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हेस लॉ ऑफ समेशन। उसकी तरफ चलेंगे। ये आ गया, यही है हेस लॉ ऑफ समेशन, यही है, बहुत कुछ यही है। पर पहले इसको जरा देख लो, फिर इसको मिटा के उस की तरफ चलेंगे, बट पहले इसको जरा नोट कर लो। चलो, तो क्या हम लोग पढ़ना शुरू करें? चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, सो गाइस हेडिंग डाल लो। हेस लॉ ऑफ समेशन, साफ होगा ये पिछले जन्म में। हेस लॉ ऑफ समेशन। अब कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर वो साइंटिस्ट था, रेपुटेटेड आदमी था, ऐसी बात मत करो। तो मैं कौन सा इसके मुंह पे जाके बोल रहा हूं कि तू नाग होगा, होगा? मैं तो मजाक कर रहा हूं, आई एम जोकिंग। चलो आगे बढ़े। ओके, तो गाइस हेस लॉ ऑफ समेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज द टफेस्ट लॉ इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। आपको इस लॉ को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो गाइस पहले इस लॉ का स्टेटमेंट देख लो, प्लीज टू बी वेरी सिंसियर। आप जरा फटाफट सिंसियर हो जाओ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी सिंसियर। जरा इस लॉ को ध्यान से देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड इट इज वेरी टफ। ठीक है, बहुत मुश्किल होने वाला है।
तो लॉ क्या है, द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ओके, मतलब एक केमिकल रिएक्शन करते वक्त जो भी हीट अब्सॉर्ब हुई हो या जो भी हीट रिलीज हुई हो, टोटल फाइनल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल, जो आपका फाइनल आंसर आता है ना कि भैया रिएक्टेंट की इतनी थी, फाइनल की इतनी थी, प्रोडक्ट की, दोनों को माइनस कर दिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो जो फाइनल इंथैल्पी बची मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो द टोटल हीट अब्सॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन will always be same, मतलब वो हमेशा सेम रहेगी, irrespective of the path taken, मतलब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये केमिकल रिएक्शन किस पाथ से हुई, किस स्टेप से हुई, किस प्रोसेस से हुई, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ और प्रोसेस टेकन। तो सर ये लॉ तो इजी था, आई एम जोकिंग, ये लॉ तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो क्या कहता है हेस लॉ? हेस लॉ ये बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करो, उसमें केमिकल रिएक्शन के वक्त जो हीट अब्सॉर्ब हुई हो या जो हीट रिलीज हुई हो, जो हीट अब्सॉर्ब हुई हो या जो हीट रिलीज हुई हो, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ चोजन। चलिए एक एग्जाम्पल करके मैं आपको समझाता हूं। मेरे स्कूल में एक सर थे, वो एग्जाम्पल को एग्जाम्पल बोलते थे, तो हमने उनका नाम ही रख दिया था ये एग्जाम्पल है। जैसे बोलते थे किसका पीरियड है, एग्जाम्पल का, तो हम समझ जाते थे कूटे पढ़ने वाले। एग्जाम्पल सर बहुत मारते थे मेरे को। चलो बात करें, चलिए तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टेप हमने चूज करी, कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर देता है। यहां पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, भाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज होगी, दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे तो कौन सी इंथैल्पी लगेगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये आई -98 किलो कैल। ठीक है, ये तुम्हारा एक स्टेप हो गया। मतलब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और देखते हैं, एक स्टेप और देखते हैं। 1, पहले मैंने कार्बन को थोड़ा सा सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा, तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस बनाई। यहां पर आपका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन के आया दैट इज -76 किलो कैल, सॉरी -72 किलो कैल। फिर मैंने स्टेप 2 में इस कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस को फिर हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया, ताकि अभी आपके फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कंप्लीट कवर अप हो जाए। यहां पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो कहाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर आप नॉर्मल इंथैल्पी ले लो और ये आएगी -26 किलो कैल्स। तो जब आप इन दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 को जब आप ऐड करोगे, ऑन एडिंग स्टेप 1 + 2, तो आप देखेंगे कि यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कट गया, यहां पर बचा कार्बन, हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन बन गया ऑक्सीजन, और यहां पर प्रोडक्ट साइड सिर्फ रहा CO2, तो ये बन गया CO2। और जब आप इसके डेल्टा H को जब आप सम करोगे -26 -72 प्लस करने पर -98 किलो कैल पर मोल आपकी इंथैल्पी बन जाएगी। तो आप देखो इंथैल्पी यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। हमने पहले वाले में डायरेक्ट स्टेप चूज करी, दूसरे में हमने पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करी ताकि वो
ऑक्सीजन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ले। तो आप देखा आप लोगों ने, आपने देखा क्या हुआ। तो ये कुछ इस तरीके से होगी। वैसे मैंने ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिखी है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज लिखाऊं तो ये थोड़ी उल्टी लिखनी पड़ेगी मुझे। ये कुछ 66 किलो कैल्स के आसपास होती है और ये कुछ 32 किलो कैल्स के आसपास होती है माइनस में, कुछ अप्रोक्सीमेटली। आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आपके स्कूल एग्जामिनर को समझाना है कि भैया हमको लॉ ऑफ समेशन आता है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या है लॉ ऑफ समेशन, क्लियर है? मैं एक एग्जाम्पल और करवाता हूं, वो एग्जाम्पल भी काफी अच्छा है। हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए एक, ओ माय गॉड, नहीं मेरा मार्कर गिर गया चलो आगे बढ़े, इसको मिटाएं। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ा सा यहां पर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को भी यूज करेंगे, मजा आएगा मजा। ओ बल्ले बल्ले पुर्र। चलो पहला केस, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन है अमोनिया का ट्रीटमेंट HCl के साथ है, जान के भी अनजान ऐसा अमोनियम क्लोराइड का प्यार है। तो ये अमोनियम क्लोराइड बन गया। यहां पर जो आपको डेल्टा H मिला दैट इज -42.4 किलो जूल पर मोल। फिर स्टेप 2 में क्या हुआ, इस अमोनियम क्लोराइड नाम की गैस को पानी के अंदर मिलाकर इसका हाइड्रेशन कर दिया, इसे एक्वस फॉर्म में ले गए। तो यहां पर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस 4.4 किलो जूल पर मोल आई। तो ओवरऑल ये रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल ये रिएक्शन हुई दैट आपने अमोनिया को HCl को जो कि गैस थे एक्वस मीडियम में ले जाकर आपने एक्वस अमोनियम क्लोराइड बनाकर दिया। और यहां पर ओवरऑल इंथैल्पी क्या आई, दोनों स्टेप को प्लस कर दो तो ये और ये में से माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, कुछ -38 किलो जूल्स पर मोल। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी हो गई अमोनियम क्लोराइड की। क्या ये चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। चलिए अब इसको स्टेप नंबर 2 में करके देखते हैं। अब यहां पर मैंने क्या करा, पहले इस अमोनिया नाम की गैस का हाइड्रेशन कर दिया। पहले मैंने इसको सेपरेटली हाइड्रेट कर दिया, तो ये तुम्हारा NH3 एक्वस फॉर्म में चला गया। तो इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आया लेट्स से -18 किलो जूल्स पर मोल। फिर मैंने क्या करा, HCl उठा लिया, HCl को मैं एक्वस फॉर्म में ले गया, तो ये HCl इसके एक्वस फॉर्म में आ गया। इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना हो गया, लेट्स से -10 किलो जूल्स पर मोल। 10 नहीं वैसे 12 होता है, तो 12 किलो जूल्स पर मोल। अब दोनों एक्वस फॉर्म में आ गए। अब आपको स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, NH3 जो कि एक्वस फॉर्म में है उसका ट्रीटमेंट करना है HCl के साथ जो एक्वस फॉर्म में है, ताकि ये NH4Cl बनाकर दे दे जो कि एक्वस फॉर्म में है। इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी कितना आएगा, देख लो 30, सो -8 किलो जूल्स पर मोल। ये इसका आपको मिलेगा। जब आप इसका पूरे का सम करोगे तो सम क्या होगा, NH3 गैस, HCl गैस, गैस 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 एक्वस, और यहां बन जाएगा NH4Cl एक्वस फॉर्म में। डेल्टा H सबका सम कर लो, -18 -12 -30 -8 -38। तो कोई भी स्टेप चूज करो, कोई भी पाथ चूज करो, ये जो फाइनल वैल्यू आ रही है, जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी इतने किलो जूल पर मोल की एनर्जी अमोनियम क्लोराइड जब एक्वस फॉर्म में बनेगा तो वो रिलीज करेगा। दिस इज फिक्स, ये हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज हेस लॉ ऑफ समेशन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों को?
क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम? पक्की बात, श्योर है अच्छे तरीके से? चलो इसको भी एक बार नोट कर लो। तो ये दो एग्जांपल्स के साथ हमने हेस लॉ ऑफ समेशन कंप्लीट किया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ की तरफ। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर दो अलग अलग पार्ट्स में दे रखा है। एक तो आपको बॉर्न हार्बर साइकिल मिल जाएगी जो लेटाइस इंथैल्पी के नाम से होगी। एक आपको बॉर्न हार्बर साइकिल मिल जाएगी जो लेटाइस इंथैल्पी के नाम से होगी, वो मैं आपको समझा दूंगा। और एक आपको नॉर्मल में एप्लीकेशन समझा रहा हूं। तो गाइस इसका पहला एप्लीकेशन जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, प्लीज इसको जरा फटाफट अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। और गाइस पहला एप्लीकेशन, ये आपको उन केमिकल रिएक्शंस या उन कंपाउंड की इंथैल्पीज निकालने में मदद करता है जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में जो अपने एलिमेंट से बन नहीं पाते। कैसे? तो पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द enthalpy of formation of those compounds, enthalpy of formation of those compounds which cannot be easily produced from their elements, यानी इनको इनके एलिमेंट से बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, जब आप कार्बन को जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है हाफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दो जो कि अपने गैसियस फॉर्म में होता है, तो ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर देती है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मली इस तरीके की रिएक्शन से नहीं बन पाता। तो इट इज वेरी टफ टू फाइंड द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या करें? तो हम यहां पर हेस लॉ ऑफ समेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली प्रोड्यूस नहीं हो पाता अपने एलिमेंट से, यानी कार्बन और ऑक्सीजन से। तो क्या करते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब आप कार्बन को अगर अबंडेंस क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस बना लेता है, जिसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -393 किलो जूल्स पर मोल के आसपास होता है। ठीक है, दूसरी स्टेप हम लोग उठाते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस या प्रोवाइड कराते हो तब आपको वो CO2 बना कर देता है, और इस केस का इंथैल्पी जो होता है वो होता है -283 किलो जूल्स पर मोल। तो अब हम हेस लॉ ऑफ समेशन को यहां पर लगाकर इन दोनों केमिकल रिएक्शन को, यानी स्टेप 1 केमिकल रिएक्शन 1 और केमिकल रिएक्शन 2 को हम लोग डायरेक्ट सम कर सकते हैं। तो यहां पर हेस लॉ ऑफ समेशन में एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखने वाली बात होती है दैट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है प्यारे बच्चों? ऑब्वियसली ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, एक ऐसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जिसमें इंथैल्पी भी मेंशन करी गई हो उसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली यानी जो अलजेब्रा में जो सम वगैरह होता है वैसा आप इसको कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन नंबर 1 लिखेंगे, C प्लस O2 से बन रहा है CO2 जिसका डेल्टा H है -393। इक्वेशन 2 को रिवर्स करके लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करके लिखेंगे। तो यहां पर एक रूल और आता है दैट रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड एंड देयर डेल्टा H साइन चेंजेस। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि यहां पर आपको क्या करना है, इक्वेशन रिवर्स कर देनी है। तो CO2 यहां आ जाएगा
CO और हाफ O2 आपका इधर आ जाएगा और डेल्टा H का साइन बदल जाएगा, बस ये 283 प्लस हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हेस लॉ ऑफ समेशन से निकला। तो अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन करे ना वो सब हेस लॉ ऑफ समेशन के थ्रू हम लोगों ने करे हैं। तो देखो ये अपोजिट साइड होने पर कट गया, ये अपोजिट साइड होने पर कट गया। अब यहां पर क्या बचा, हाफ O2 1 में से जाएगा तो यहां हाफ O2 बचेगा, यहां पर एक कार्बन आ गया, सो कार्बन प्लस हाफ O2 से क्या मरेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? और डेल्टा H क्या होगा, -393 में से आपको सम करना है। आप यहां पर क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग बोथ द इक्वेशन। तो जब आप -393 प्लस 283 करोगे तो -110 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो आपने इस रिएक्शन को करा नहीं, आपने इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में करके नहीं देखा, आपने ये दो रिएक्शंस को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली करा, उनकी वैल्यूज निकाली और थर्मोडायनेमिकली आपने हेस लॉ लगाकर इसकी वैल्यू निकाल ली। और जब आपने इसको चेक करा या जब आपने कभी इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करने की कोशिश करी तो वही वैल्यू आई। सो दैट मीन्स मुश्किल हुई होगी, एक बार चेक करने में बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन वही वैल्यू आई। तो आपको यहां पर हेस लॉ पर भरोसा हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये है आपके हेस लॉ ऑफ समेशन का एप्लीकेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जरा फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले भैया, ले क्या ले, स्क्रीनशॉट ले, गंदी सोच वालों, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो अब गाइस सेकंड इसका एप्लीकेशन आपका लेटाइस इंथैल्पी के ऊपर है। सर लेटाइस इंथैल्पी क्या होता है? ये तो एक नई चीज मालूम पड़ी। हाँ बिल्कुल एक नई चीज है और आपको इसको थोड़ा सा फोकस करके समझना होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पर मेरे को पूरा भरोसा है कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, आई एम जोकिंग, बहुत जल्दी आ जाएगा। चलो, सो सेकेंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज लेटाइस इंथैल्पी। प्यारे बच्चों, लेटाइस इंथैल्पी समझने से पहले जरा इस लेटाइस वर्ड को समझो। लेटाइस इंथैल्पी समझने से पहले एक बार लेटाइस वर्ड को समझो। देखो गाइस क्या होता है, हमारे पास जितने भी सॉलिड्स होते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द आयोनिक सॉलिड्स, ये बनते कैसे हैं? कैटायन और एनायन से। कैसे बनते हैं? कैटायन और एनायन से। तो मान लो मेरे पास में NaCl है, तो ये सोडियम कैटायन है और ये क्लोरीन एनायन है। लेकिन ये NaCl क्या आपको सॉलिड फॉर्म में ऐसा मिलेगा? नहीं। बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि सॉलिड एक ऐसी चीज होती है जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड एक ऐसी चीज होती है जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब गाइस समझने वाली बात यह है कि अगर मेरे पास में NaCl है तो यार Na और Cl तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल टाइप दिख रहा है, लेकिन अगर मेरे घर में जो नमक है, नमक का अगर मैं एक दाना भी उठाऊं तो उस दाने में n नंबर ऑफ Na और n नंबर ऑफ Cl होंगे। मतलब वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, NaCl फिर ClNa, क्योंकि यहां पर हमें चार्ज भी बैलेंस करना है, तो Cl Na फिर Na Cl Na Cl फिर Cl Na Cl Na। मतलब क्या हुआ, जब ये NaCl सच में बना तो वो ऐसा नहीं दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हो आप बात को? समझ रहे हो आप मेरी बात को? और इस तरीके के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को, इस तरीके के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को जब आप अपनी रियल लाइफ में देखोगे, जब आप इसे अपनी रियल लाइफ में क्लास 12th में पहली बार ऑब्जर्व करोगे तो आपको यह दिखेगा कि एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl इस तरीके से प्लेस्ड है।
फिर एक Cl, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, इन दोनों Cl के पीछे है और इसके पीछे एक Cl है, यानी ये आगे वाली फ्रंट रो है और ये इसके पीछे वाली रो है। तो ये Cl के पीछे Cl है, मतलब ये इसके पीछे है, ये इसके पीछे है, या आप इसको आगे मानो तो ये पीछे है, इसको आगे मानो तो ये पीछे है, इसको आगे मानो तो ये पीछे है और इसको आगे मानो तो ये पीछे। तो ये आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी क्लोरीन के पीछे क्या है, क्लोरीन के पीछे क्लोरीन, क्लोरीन के पीछे क्या है, क्लोरीन के पीछे क्लोरीन। वैसे इन दोनों क्लोरीन के बीच में फंसा होगा सोडियम, यहां फंसा एक सोडियम, यहां फंसा एक सोडियम, यहां फंसा एक सोडियम, ठीक उसी तरह यहां एक सोडियम, यहां एक सोडियम, यहां एक सोडियम, यहां एक सोडियम, यहां एक सोडियम और पीछे एक सोडियम। तो अब आप देखो यहां एक सोडियम, यहां एक सोडियम, तो अब देखा क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, 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 क्लोरीन सोडियम क्लोरीन। लाइकवाइज एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, लेटाइस। इसे ही क्या बोला जाता है, लेटाइस। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसीलिए सॉलिड्स का कभी भी मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला जाता। यस, इस बात को स्टार बना के लिख लो, वी नेवर ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉलिड। तो फिर क्या निकालते हैं सर? आप तो हमेशा सिखाते हो कि सोडियम क्लोराइड का मास 58.5 होता है, तो क्या ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है? नो, बट वी ऑलवेज गेट देयर फॉर्मूला मास। हमें क्या मिलता है? फॉर्मूला मास। मतलब हम लोग फॉर्मूले से बस ये जानते हैं कि Na और Cl 1:1 के रेशो में, यानी एक क्लोरीन के लिए एक सोडियम है। अब इस क्लोरीन के लिए ये वाला सोडियम है, ये वाला सोडियम है या ये वाला सोडियम है, वी डोंट नो, क्योंकि वो नेटवर्क फॉर्म में आ गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन है, तो हम उसके फॉर्मूला को देखकर, हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखकर उसका मास निकाल लेते। तो ये जो NaCl का मास है, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास, ना कि मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सिर्फ लिक्विड और गैस का निकलता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर हो जाते, तो हमें दिखता है कि हाँ ये एक मॉलिक्यूल है H2O का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है H2O का, इनमें कोई डिफरेंस, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो एक H2O अलग, एक H2O अलग। गैस में भी दूर दूर हो जाते, लेकिन सॉलिड में मालूम ही नहीं पड़ता है कौन सा क्लोरीन किसके साथ, या ये सोडियम इसके साथ है, इसके साथ है कि किसके साथ है। तो इसीलिए सॉलिड्स के केस में कभी मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलता, फॉर्मूला मास निकलता है। और जब कभी भी सॉलिड्स में एक सॉलिड अपने आप को इस तरीके से लेटाइज फॉर्म में ढाल लेता है, तो वो स्टेबल हो जाता है। अब आप देखो यहां पर इस सॉलिड के पास में जब सारे पार्टिकल्स पास पास आकर चिपक गए, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एनर्जी छोड़ देगा। हम लोग सब जानते हैं एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब किसी चीज की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सब एनवायरनमेंट में छोड़ दो। तो जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड इस लेटाइज के फॉर्म में जमते जाएंगे, सारी एक्स्ट्रा एनर्जी वो अपने लेटाइज से बाहर फेंक देंगे, और जो इंथैल्पी वो लेटाइज से बाहर फेंक रहे हैं, दैट इंथैल्पी इज कॉल्ड एज लेटाइज इंथैल्पी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जब कभी भी एक सॉलिड अपने पार्टिकल्स को कंडेंस करता है, कंडेंस मतलब पास पास लेकर आता है, तो जब कभी भी कोई भी सॉलिड के पार्टिकल्स कंडेंस होकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इस तरीके से लेटाइज बना लेते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड एज लेटाइज एंथैल्पी। आपके एनसीईआरटी में उल्टा लिखा हुआ है। इस लेटाइज को तोड़ने के लिए, इस लेटाइज को तोड़ने के लिए आप इसे कितनी एनर्जी देते हो ताकि यह टूट के अपने आयोनिक फॉर्म में, अपने इंडिविजुअल फॉर्म में चला जाए।
उसे भी लेटाइज इंथैल्पी बोलेंगे। हमने क्या सीखा, थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन उल्टी हो सकती है, बस साइन बदल जाएगा। तो अगर आपको मैं दोनों डेफिनेशन लिखवा दूंगा, बट पहले क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई? क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? क्या हम इसकी दोनों डेफिनेशन समझने के लिए तैयार हैं? तो पहली डेफिनेशन, जब किसी सॉलिड के पार्टिकल्स कंडेंस होकर पास पास आकर ऐसा लेटाइज बना लेते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल हो गए तो एनर्जी छोड़ेंगे, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज लेटाइज इंथैल्पी, वो नेगेटिव होगी क्योंकि छूट रही है। या आप इस लेटाइज को कितनी एनर्जी दे रहे हो ताकि ये अपने इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में टूट जाए, Na पॉजिटिव अलग हो जाए, Cl नेगेटिव अलग हो जाए, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन वो सेम रहेगी। मतलब लेटाइज बनने पर वो जितनी एनर्जी छोड़ेगा, लेटाइज तोड़ने पर वो उतनी एनर्जी लेगा, एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी लेटाइज इंथैल्पी। एक बार जरा इसको देख लो। ठीक है, चलिए तो मैं दिखवा देता हूं आपको दोनों डेफिनेशन, और एक एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। चलो चले हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लेटाइज इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन to a solid lattice or to break 1 mole of lattice। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? It is the amount of heat given to a solid lattice या to break 1 mole of lattice, hence या the heat or energy is called as lattice enthalpy। मतलब आप 1 मोल लेटाइस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हो, उससे आप लेटाइस इंथैल्पी बोल सकते हो। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of lattice is formed। या तो जब 1 मोल लेटाइस बनेगा तो कितनी हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि लेटाइस बनने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब आप लेटाइस तोड़ते हो तो स्टेबिलिटी घटती है क्योंकि आयन दूर दूर चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज लेटाइस इंथैल्पी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का जल्दी से, या पॉज करके लिख लो, फिर अपन चलते हैं बॉर्न हाबर साइकिल की तरफ, जो हेस लॉ ऑफ समेशन का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए तो लेटाइज इंथैल्पी समझने के बाद अब हम लोग हमारे हेस लॉ ऑफ समेशन के सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज बॉर्न हाबर साइकिल। बॉर्न हाबर साइकिल, बॉर्न हाबर साइकिल, बॉर्न हाबर साइकिल क्या कहती है कि मान लो आपका Na पॉजिटिव Cl के साथ मिलकर NaCl बना रहा है और यह अपने लेटाइस फॉर्म में जा चुका है, तो आपको इसकी लेटाइस इंथैल्पी पता करनी होगी। लेकिन हम इसकी लेटाइस इंथैल्पी डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द लेटाइस इंथैल्पी डायरेक्टली, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लेटाइस बनना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन सा सोडियम कौन से क्लोरीन के साथ NaCl बनाकर लेटाइस फॉर्म में गया। तो क्या करें? तो यहां पर काम आती है बॉर्न हाबर साइकिल। क्या काम आती है? बॉर्न हाबर साइकिल, जो कि कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बॉर्न हाबर साइकिल बोलती है कि आपका Na जो कि अभी सॉलिड फॉर्म में है, सबसे पहले अपने गैसियस फॉर्म में जाएगा। आपका Na सबसे पहले कौन से फॉर्म में जाएगा? अपने गैसियस फॉर्म में। इसे बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
आप लोग सब जानते हो सॉलिड का सीधे गैस में बदल जाना। लेट से इसकी वैल्यू आती है 106 किलो जूल्स पर मोल। अब ये सोडियम जो कि अपने गैसियस फॉर्म में जा चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और अपने आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे बोला जाएगा इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो कि लेट से आ रही है प्लस 460 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर गाइस? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में क्लोरीन है, लेकिन आप लोग सब जानते हो कि एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन की जरूरत है। तो यहां पर सबसे पहले क्लोरीन टूटेगा 2Cl में, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, जो कि आ रही है प्लस 244 किलो जूल पर मोल। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको तो एक ही क्लोरीन चाहिए, आपको एक ही क्लोरीन चाहिए, इसलिए आपने हाफ Cl2 लिखा। सो देयरफॉर आपको यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी को भी हाफ करना पड़ेगा ताकि आपको एक क्लोरीन की वैल्यू मिल सके। ये तो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन बने, ये उसकी वैल्यू है। तो यहां पर ये हो जाएगा 244 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 122 किलो जूल पर मोल। ये आपकी तीसरी वैल्यू हो गई। अच्छा, ये कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में यही है। देन फोर्थ फॉर्म, एक क्लोरीन जो कि अपने गैसियस फॉर्म में ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि ये क्या बन सके? Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये तो आप लोग सब जानते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होती है -381 किलो जूल्स के आसपास। लेट से ये पॉजिटिव थी क्योंकि आपने दी बॉन्ड तोड़ने के लिए, ये पॉजिटिव थी क्योंकि आपने दी ताकि सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़े, ये पॉजिटिव थी क्योंकि आपने दी ताकि सॉलिड से वो गैसियस फॉर्म में आ जाए। उसके बाद ये Na पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करेगा Cl नेगेटिव के साथ गैसियस फॉर्म में ताकि ये NaCl बन जाए। अब यहां पर बनेगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में कंपाउंड बना रहे, तो इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। लेट से ये -481 किलो जूल पर मोल है। तो ये इतनी सारी इंथैल्पीज आपको मिल गई, इतनी सारी इंथैल्पी आपको मिल गई। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। आपको क्या निकालना? लेटाइज इंथैल्पी। तो एक बात समझना, पहले सोडियम सब्लिमेट हुआ, फिर सोडियम आयोनाइज हुआ, फिर सोडियम के बाद क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ, फिर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके बाद Na और Cl कंबाइन होकर अपने लेटाइज फॉर्म में आए। जब ये सब हुआ उसके बाद ही तो आपका फॉर्मेशन हुआ। आप समझ रहे हैं? तो ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये टोटल आ गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, बस ये बची है। तो हम लोग क्या सारी वैल्यूज रख के सिर्फ ये वैल्यू को नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको ओवरऑल NaCl का फॉर्मेशन होने पर कितनी एनर्जी निकलती है ये पता चल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन तो इतनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, बॉन्ड टूटने पर इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, आयोनाइज करने पर इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, सब्लिमेट होने पर इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका सॉल्व करने का। चलो, सब्लिमेट होने पर सोडियम को कितनी एनर्जी दी? 106। आयोनाइज होने पर 460। बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए 122 क्योंकि एक क्लोरीन था। फिर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया 181 प्लस लेटाइज इंथैल्पी X इज इक्वल टू -481 ओवरऑल फॉर्मेशन। आ गया आपका आंसर। इन सब का सम करो, कितना होगा? 268 अरे वाह, 415 एंड 16 -381। ये x को इज इक्वल टू किधर ले आओ तो ये -x हो जाएगा और ये उधर जाकर +481 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए 688 प्लस 100 तो हो जाएगा 788 और माइनस, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो -788 किलो जूल पर मोल क्या हो गई आपकी लेटाइज इंथैल्पी हो गई। तो यार इस तरीके से आप लेटाइज इंथैल्पी सॉल्व कर सकते हो।
तो इसे बोला जाता है बॉर्न हार्बर साइकिल, मतलब एक ऐसी साइकिल जिसमें आप एक एक स्टेप की इंथैल्पीज लिखते हो एंड फाइनली लेटाइज इंथैल्पी आप लोग उससे निकाल सकते हो. दिस साइकिल इज कॉल्ड एज बॉर्न हार्बर साइकिल. क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत? मेरी वैल्यूज मैंने ऑलमोस्ट सेम लिखी है. आपका आंसर रियल में भी -790 आ रहा है. हाँ, -790 आ रहा है, मतलब मैंने जो वैल्यूज लिखी है वो ऑलमोस्ट ठीक लिखी है. ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका बॉर्न हार्बर साइकिल. एंड गाइज यहां पर आपका हेस लॉ ऑफ समेशन भी खत्म होता है. आई होप आपको इतनी चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी. गाइज यहां पर हम लोगों का सारा इंथैल्पी वाला पार्ट खत्म होता है, बॉर्न हार्बर साइकिल खत्म होती है. प्लीज एक बार इसको एनसीईआरटी में से देख लीजिएगा, सब चीजें मिला लीजिएगा. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पॉन्टेनिटी के साथ साथ गिब्स फ्री एनर्जी, और आपका चैप्टर अब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. बस हार्डली मुझे 3 या 4 वीडियोस और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए. तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए. कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं बॉर्न हार्बर साइकिल का स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सब आप अपने मन से लिख सकते हो. ठीक है, सो गाइज आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी. सो विद दिस हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं. आप बोलोगे तो अगले वीडियो में बॉर्न हार्बर साइकिल का कुछ डिटेल आपको लिखवा दूंगा. तो चलो गाइज आज की क्लास यही खत्म करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो लाइक कर देना, ग्रेविटी सर्कल एंड मृत्युंजय पंड्या को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.